प्यारे छात्रों, कल मेरे द्वारा आपको जैविक अणु के रूप में कार्बोहाइड्रेट के बारे में बताया गया। आज हम दूसरे जैविक अणु जिसे अमीनो एसिड कहते हैं उसके बारे में थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ। अमीनो एसिड जो प्रोटीन्स होते हैं, प्रोटीन के अणुओं की मोनोमेरिक यूनिट हैं, अर्थात एमिनो एसिड्स के परस्पर जुड़ने से प्रोटीन बनते हैं। जब कई अणु इसके जुड़ जाते हैं एमिनो एसिड के तो प्रोटीन बनते हैं, यानी ये मोनोमेरिक यूनिट हैं, एकलक इकाइयाँ हैं, जबकि एमिनो एसिड की बहुलक इकाइयाँ ही प्रोटीन कहलाती हैं। उसमें अमीनो एसिड के बहुलक कैसे बनते हैं? तो एमिनो एसिड आपस में एक विशेष प्रकार के पेप्टाइड बंध द्वारा जुड़कर प्रोटीन के अणु का निर्माण करते हैं। एक एमिनो एसिड में देखें तो एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ये COOH है, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, और एक एमिनो ग्रुप ये NH2, ये एमिनो ग्रुप। एक एमिनो एसिड का कार्बोक्सिलिक ग्रुप चूँकि वो एसिडिक ग्रुप है और एमिनो ग्रुप एक बेसिक ग्रुप है, तो एक एमिनो एसिड का कार्बोक्सिलिक एसिड दूसरे एमिनो एसिड के एमिनो ग्रुप के साथ जुड़ करके पेप्टाइड बॉन्ड बना लेता है, और पेप्टाइड बॉन्ड के बनने में जल का एक अणु बाहर निकलता है। विभिन्न प्रकार के प्रोटीनों में भिन्न भिन्न एमिनो एसिड अलग अलग टाइप से जुड़कर पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का निर्माण करते हैं। प्रकृति में केवल 20 एमिनो एसिड ही जंतु और पादप कोशिकाओं में मिलते हैं। वैसे 300 प्रकार के एमिनो एसिड प्रकृति में उपलब्ध हैं, लेकिन उनमें से केवल 20 एमिनो अम्ल ही एनिमल एंड प्लांट सेल्स में मिलते हैं, जो आपस में परस्पर जुड़ करके, जैसा मैंने पीछे समझाया था अभी, वो एक प्रोटीन अणु का निर्माण करते हैं। अमीनो अम्लों को उनकी अनिवार्यता के आधार पर दो हिस्सों में बांट लेते हैं। एक एसेंशियल एमिनो एसिड यानी अनिवार्य एमिनो अम्ल। तो जीवों के लिए जो 20 अमीनो अम्ल मैंने बताया, जीव जंतु पादप इन दोनों में 20 प्रकार के अमीनो अम्ल ही पाए जाते हैं। उनमें से 10 अमीनो अम्ल ऐसे हैं जो मनुष्य या जीवों की कोशिकाओं द्वारा संश्लेषित नहीं हो सकते। जंतुओं की कोशिकाओं द्वारा वो संश्लेषित नहीं होते। ये एमिनो अम्ल जंतु कोशिकाओं द्वारा पौधे से प्राप्त किए जाते हैं। ऐसे एमिनो अम्लों को जो जंतुओं में या मनुष्य की शरीर के अंदर जिनका संश्लेषण नहीं हो पाता, वो केवल पौधों पर ही उसके लिए निर्भर रहते हैं, इन्हें हम एसेंशियल अमीनो अम्ल कहते हैं। इनमें 10 मैंने बताया, जैसे ट्रिप्टोफान है, वैलिन है, ल्यूसीन है, आर्जिनिन है, हिस्टिडीन है। ये तमाम 10 प्रकार के एसेंशियल अमीनो अम्ल हैं। और वे अमीनो अम्ल जिनका संश्लेषण स्तनी जंतुओं द्वारा कर लिया जाता है, वो भी 10 हैं।
उन्हें हम नॉन एसेंशियल या अनिवार्य अमीनो अम्ल कहते हैं। यहाँ ग्लाइसिन, एलेनिन, सीरीन, ये जो तीनों अमीनो अम्ल दे रखे हैं, ये अनिवार्य अमीनो अम्ल दे रखे हैं। अमीनो अम्लों का पहला काम तो प्रोटीन अणुओं का निर्माण है, और ये प्रोटीन की एकलक इकाइयाँ होते हैं, अभी मैंने बताया था। और अमीनो अम्लों के एमिनेशन और डीएमिनेशन के बाद बचा हुआ अल्फा कीटो अम्ल ऊर्जा प्रदान करता है। हीमोग्लोबिन, साइटोक्रोम और क्लोरोफिल के अणुओं की रचना में जो पोरफायरिन रिंग होती है, वो ग्लाइसिन नाम के अमीनो अम्ल से ही बनती है, इस वाले से, जो सबसे ज़्यादा प्रिमिटिव टाइप का अमीनो अम्ल है। एंटीबायोटिक सब्सटेंसेस के संश्लेषण में इन अमीनो अम्लों का बहुत उपयोग है। ऑक्सिन, विटामिन B5, सेरोटोनिन, ट्रिप्टोफान, ये सब अमीनो अम्लों से ही बनते हैं। हिस्टिडीन से हिस्टामिन नामक प्रोटीन जो एलर्जी एक्शंस को कंट्रोल करती है, वो बनती है। ये नोट कर लें कि हिस्टिडीन से हिस्टामिन नाम की प्रोटीन बनती है, जो एलर्जी रिएक्शंस को कंट्रोल करती है। टायरोसिन द्वारा थायरोक्सिन हार्मोन और इपिनेफ्रिन और डोपामीन, ये सब बनते हैं। तो ये अमीनो अम्लों की बात थी। इसके बाद अगली बात करते हैं वसा, तेल और लिपिड की। वसा अम्ल, जिसको हमने पामेटिक एसिड भी कहा है, ये लिपिड का मुख्य पार्ट होता है, मेन पार्ट। वसा अम्ल के प्रत्येक अणु में सिंगल बॉन्ड CH2 अर्थात कार्बन और हाइड्रोजन से बनी एक अनब्रांच श्रृंखला होती है। जैसे यहाँ देख भी रहे होंगे कि यहाँ CH2 की होल 14 लिखा हुआ है। तो ये एक पूरी श्रृंखला है, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2। तो इस टाइप से बहुत सारे CH2 समूह हैं उसके अंदर। यानी अगर सीधा सीधा वसीय अम्लों के सूत्र की बात करें हम, तो इसको सीधा सीधा इस टाइप से लिख सकते हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 पूरे का होल N, कुछ भी हो सकता है इनकी वैल्यू, COOH। ये वसीय अम्ल का सामान्य सूत्र हम लिख सकते हैं। अब दूसरी बात कि इसमें ये स्पष्ट हो रहा है कि एक सिरे पर इसके COOH समूह है और दूसरे सिरे पर मैथिलीन समूह है। ये CH3 है मैथिलीन समूह, और ये COOH है कार्बोक्सिलिक एसिड समूह। तो जो ये वाला सिरा होता है COOH वाला, ये ऋणावेशित होता है, और ये वाला सिरा हल्का सा धनावेशित होता है, जिसके कारण
ये जो बसीय अम्ल का अणु है ये ध्रुवीय होता है और ध्रुवीय होने के कारण ये जल में घुलनशील यानी वाटर अट्रैक्टिव और हाइड्रोफिलिक होता है ये वाला सिरा नेगेटिव चार्ज वाला, जबकि बाकी का ये हिस्सा पूरे का पूरा ये जल विरागी या वाटर रिपेलिंग और हाइड्रोफोबिक होता है। यानी बसीय अम्ल जिनमें दोनों गुण पाए जाते हैं, मानी हाइड्रोफिलिक हिस्सा भी है और हाइड्रोफोबिक हिस्सा भी है, उन्हें हम एम्फीपैथिक कहते हैं। जहाँ तक बसीय अम्लों के प्रकार की बात है तो इनमें एक तो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स आते हैं, दूसरे अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स आते हैं। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में इसमें कहीं डबल बॉन्ड होगा या ट्रिपल बॉन्ड होगा, यानी कार्बन परमाणु आपस में जो हाइड्रोकार्बन श्रृंखलाएं बनी हुई है उसमें डबल बॉन्ड हो सकता है। विशेष रूप से ये जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है वो विभिन्न प्रकार के वनस्पति तेलों जैसे पामिटोलिक अम्ल, लिनोलिक अम्ल, इनमें सब में पाए जाते हैं। दूसरे संतृप्त हैं जिनमें जो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड पाया जाएगा और ऐसे बसीय अम्ल सामान्य ताप पर ये अर्ध ठोस जैसे होते हैं। सभी जंतुओं में पाई जाने वाली वसा, घी, चर्बी, ये सब लॉरिक एसिड, पामेटिक एसिड, स्टीरिक एसिड, ये सब के सब सैचुरेटेड अम्ल हैं। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पर पामेटिक एसिड ये दिखाया है तो सिंगल बॉन्ड है इसमें पूरे में। इसके अलावा हम एसेंशियल फैटी एसिड और नॉन एसेंशियल फैटी एसिड में भी बांट सकते हैं इसको। वे बसीय अम्ल जो मैमल्स केवल भोजन द्वारा ही प्राप्त करते हैं उन्हें एसेंशियल फैटी एसिड कह रहे हैं हम। जैसे उनमें से है लाइनोलीक और लाइनोलिनिक अम्ल, जबकि नॉन एसेंशियल फैटी एसिड वे हैं जिनका संश्लेषण स्तनियों द्वारा कर लिया जाता है। उनको हमने नॉन एसेंशियल फैटी एसिड कहा है। लाइनोलीक और लाइनोलिनिक एसिड को छोड़कर बाकी के सब बसीय अम्ल वो नॉन एसेंशियल है। अब बात आती है लिपिड्स की। लिपिड्स में इनका वर्गीकरण दो आधार से करते हैं। एक तो रासायनिक संयोजन के आधार पर और दूसरा जैव अणुओं के रूप में। रासायनिक संयोजन के आधार पर वसाएं या लिपिड तीन प्रकार की हैं। एक सामान्य या उदासीन वसाएं, इसमें एस्टर बॉन्ड बनते हैं जो OH समूह यानी हाइड्रोक्सिल समूह और बसीय अम्ल के कार्बोक्सिलिक एसिड के बीच बनता है। दूसरा कॉन्जुगेटेड लिपिड या कंपाउंड लिपिड, ये अल्कोहल और बसीय अम्लों के एस्टर होते हैं। इनमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या फास्फेट समूह भी होता है। इन्हें फिर दो प्रकार से बांट दिया है हमने, एक स्फिंगोलिपिड, एक फास्फोलिपिड। तीसरे डेराइव्ड लिपिड
जो लिपिड उपापचय के समय बनने वाले विभिन्न पदार्थों के व्युत्पन्न होते हैं और इनमें वसा अम्ल, एल्कोहल, मोनोडाई ट्राईग्लिसराइड, स्टीराइड मिलते हैं। इनकी दो प्रथम प्रमुख श्रेणियां हैं, टर्पीन्स और आइकोसैनाइड्स। टर्पीन में एसिटाइल कोएंजाइम के फलस्वरूप एक 5 कार्बन वाले हाइड्रोकार्बन के अणु का निर्माण होता है, जिसे हम आइसोप्रीन कहते हैं। तो ये लिपिड की बात थी। लिपिड काम क्या करते हैं? लिपिड ऊर्जा के बेटर सोर्स हैं। कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की अपेक्षा इनमें दूनी से ज़्यादा ही ऊर्जा इनमें मिलती है और निर्जलीकृत होकर के ये रिजर्व फूड के रूप में बहुत अधिक उपयोगी हैं। जब कभी शरीर में खाना शरीर को नहीं मिलता तो ये वसा जो स्टोर कर लिए गए हैं लिपिड, उन्हीं को शरीर काम में लाता है। लिपिड इकट्ठे कहाँ होते हैं? तो त्वचा के नीचे इकट्ठे होते हैं और इकट्ठे होकर के भी एक विशेष काम करते हैं कि ये शरीर की जो ऊष्मा है उसको बाहर नहीं जाने देते, यानी ऊष्मा का संरक्षण करते हैं। अगली बात ये कि बहुत सारे स्टीरॉयड हार्मोन और विटामिन डी वगैरह ये सब वो जो विटामिन वसा में घुलनशील होते हैं वो भी इसी के द्वारा मानी लिपिड्स के द्वारा शरीर को प्राप्त हो जाते हैं। फॉक्सग्लोव नामक पौधे की पत्तियों से जो स्टीरॉयड मिलता है वो हार्ट डिजीज़ के लिए बड़ा प्रभावशाली औषधि के रूप में काम आता है। बीजों में जो स्टोर्ड लिपिड वसा होती है, स्टोर्ड फैट होती है, वो अंकुरण के समय भ्रूण का पोषण करती है। तो ये लिपिड के कार्य थे। शेष फिर